कि आप लोग सब ठीक है। और आज मैं अभय सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरा टेक चैनल पे। एंड मैं आज कोई चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करने आया हूँ, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, जैसे आप बहुतों को पता होगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एंड डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो यहाँ पे मेरा टेक प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं वो लोग कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सो बीइंग अ लिटरेचर टीचर, मैं आप लोगों को कोई नया चैप्टर आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, ये वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा। मैं जितना हो सके क्रिस्प रखूँगा, जितना हो सके मैं इस चीज़ को मतलब कम से कम समय में ख़त्म करूँगा, ठीक है। सो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस समझना है कि प्रोसेस क्या होता है। सो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। मुझे लगता है बहुत लोगों को ये चीज़ घर से भी सुनने मिलता है कि हाँ आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, एंड आपका ओवरऑल मार्क्स भी मतलब जो है वो इम्प्रूव होता है इंग्लिश से बहुत ज़्यादा। एंड सबसे बड़ा चीज़ जो ये है ना कि इंग्लिश आपका एक बहुत ही क्रूशियल लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ते हो तो आपके लिए इंग्लिश जानना बिकम्स अ काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग, राइट। लेकिन अगर उसी तरीके से देखा जाए सो मैं ये भी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपका अगर 90% अबव या फिर 95% अबव स्कोर है तो आप इंग्लिश में अच्छे हो, है ना। आज हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बोलना, एंड ऑन दी अदर हैंड एकेडमिक्स में अच्छा होना। आज जो मेरा वीडियो सेशन है वो एकेडमिक्स में कैसे परफॉर्म कर सकते हो सकता है आप लोग बहुतों को पता होगा, मेरे मतलब इंग्लिश में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सेल हो आप लोग किए होंगे। लेकिन ये मैं अभी एकेडमिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि एकेडमिक्स में स्कोर बेसिस में आप कैसे इंग्लिश को एक्सेल कर सकते हो सीबीएसई में, ओके। तो ये है पहला हमारा जो है ये 40 मार्क लिटरेचर ब्लूप्रिंट है। कैसे, देखिए, सीबीएसई एग्जामिनेशन जब भी कंडक्ट होता है, ठीक है, अगर मैं लिटरेचर को लेके बात करूँ, एनसीईआरटीज बुक वगैरह जो होते हैं तो इनका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी होता है। मतलब ये लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे होता है, ये लोग कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी देखना चाहते हैं कि आप जो चीज़ पढ़े हो वो आप उस चीज़ से कितना वो आपको क्लैरिटी मिला है और कितना ज़्यादा आप उस चीज़ से मतलब आप उस चीज़ को समझे हो, ठीक है। सो हमारे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी में क्या आता है, हु सेड व्हाट वेयर एंड व्हाई इन एनसीईआरटी चैप्टर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स में हो, वेदर इट्स इंग्लिश, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, एनीथिंग, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो सेक्शन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी। कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी मतलब अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, सो वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता, कैरेक्टर्स का नाम पता होना, ठीक है, हु सेड व्हाट, किसने क्या बोला है, कहाँ बोला है, एंड क्यों बोला है। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज़ आप कोई भी चैप्टर में समझ लेते हो तो आपको समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस एक बहुत ही फेमस पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट इज़ नोन एज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जहाँ पे पोएट एक्सप्रेस करता है एक वेदर को, ठीक है, एक बहुत ही शानदार एक इवनिंग को जो कि ठंड का मौसम है, ठीक है। एंड वहाँ पे वो सिर्फ उस वेदर को एक्सप्लेन नहीं करता, उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हु सेड व्हाट, सो बेसिकली अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए तो हु सेड मतलब यहाँ पे पोएट खुद बात कर रहा है, खुद नरेट कर रहा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द ओनली नरेक्टर और द कैरेक्टर पर्सन इन द पोएम, ठीक है। व्हाट क्या बोला है वो आप पोएम से समझ पाओगे। वेयर कहाँ बोला है, एक बहुत ही शानदार जगह में बोला है, मुझे वो जगह का लोकेशन याद नहीं है, अगर आप पोएम को अच्छे से सर्च मारोगे तो आपको शायद वो मिल जाएगा, बट इट्स बेसिकली एक जंगल की तरफ वो बढ़ते हैं, उसी समय ये होता है, ठीक है। एंड वाई, वाई का भी आपको मीनिंग मिल जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी कोई भी चैप्टर को लेके। सो ये आता है आपका कम से कम 50%, जहाँ पे आपको फैक्चुअल एक्यूरेसी और एड्रेसिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नेसेसरी। फैक्चुअल एक्यूरेसी मतलब जब आप लिख रहे हो कि हु सेड व्हाट, मतलब किसने किसको क्या बोला और कहाँ बोला, तो वो आपका एक फैक्चुअल होना चाहिए कि हाँ इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने इसको ये बोला, इस जगह पे बोला और इस वजह से बोला। दिस इज द फैक्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट आता है टेक्सचुअल वोकेबलरी। तो सीबीएसई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है टेक्सचुअल वोकेबलरी जानने का, और वहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी का जो की बुक्स मतलब की वर्ड्स है, ठीक है, जो पोइट्स ऑथर्स लोग लिखते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई में इसे ग्लॉसरी कहा जाता है, जहाँ पे स्टॉक ऑफ वर्ड्स रहता है उसी चैप्टर के बेसिस में। सिमिलरली यहाँ पे भी वो टेक्सचुअल वोकेबलरी आप लोग एनसीईआरटी में फॉलो कर सकते हो। ये आपको एक्सप्रेशन आपके समझने की कोशिश करता है, जो बोर्ड्स के लोग होते हैं, है ना। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होता है उसमें, वोकेबलरी होता है, स्मूथ फ्लो होता है। लास्ट है स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, मतलब एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कोड एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूडिंग लाइन।
जो आपका 20% कैरी करता है, जिसमें आपको पैराफ्रेजिंग अच्छे से करना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्लीन प्रेजेंटेशन करना है। देखो दोस्तों, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो एग्जामिनर होता है, जो आपके कॉपीज चेक करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हर एक बच्चे का वो कंटेंट को पढ़े। सो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इन ऑर्डर टू ग्रैब देयर अटेंशन एंड इट विल ऑल्सो यू अलाउ यू टू स्कोर सम एक्स्ट्रा मार्क्स, दैट इज आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना, जितना नीट एंड टाइडी हो वो उतना लिखना है। ठीक है, आप कोशिश करना कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि पेंसिल को फिर उसको काटना पड़ेगा जो बहुत गंदा दिखता है। सो बेसिकली आप कोई चीज़ लिख रहे हो, कोई आंसर लिख रहे हो, तो इंट्रोडक्शन उसका लिखो। ठीक है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो एंड एक कंक्लूडिंग लाइन लिखो। जैसे आप लोग लेटर राइटिंग लिखते हो, तो लेटर में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट्स पहले लिखते हैं, जो मैटर होता है वो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एक कंक्लूडिंग लाइन देते हैं। ठीक है, सो पैराफ्रेजिंग करना, बुलेट पॉइंट्स करना, बुलेट पॉइंट्स में ईजी होता है एग्जामिनर को समझने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा टिप, दैट इज मास्टर एनसीईआरटी बुक्स लाइक अ प्रो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना कोई अलग से रेफरेंस बुक खरीदने का या फिर लेने का कोई दरकार नहीं है मेरे हिसाब से। आपका जो टेक्सचुअल बुक है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई पोएम है या फिर कोई स्टोरी है, अगर आप लोग बेसिक उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हो ना, तो अगर कोई टीचर है या फिर एग्जामिनर है, वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे या क्वेश्चन पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो टेक्स्ट बुक को सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, आप वीडियो समरीज भी देखोगे तो नॉट नेसेसरी कि हर एक चीज़ वीडियोस में मिल जाए, कभी कभी मिस भी हो जाते हैं बहुत सारे वीडियोस में, है ना। अगर आप टेक्स्ट में पढ़ते हो, रीडिंग पढ़ते हो, तो उसमें और एक चीज़ क्या हेल्प होता है कि एमसीक्यू वगैरह से आपको हेल्प मिलता है। एमसीक्यू आपको पता है दोस्तों कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन्स, एक पैराग्राफ को रैंडम उठा के उसमें से एक क्वेश्चन फॉर्मेट करके उसको आपको 4 ऑप्शंस दिया जाता है। ठीक है, सो अगर आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हो तो आपका एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप उसको भी बहुत अच्छे से, तुक्का मारने की जगह में आप उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो, मतलब सॉरी, आप उसको अटेंड कर सकते हो अच्छे से, उसको एक्यूरेसी के साथ आंसर दे सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर स्केचेस। नोट डाउन 3 और 4 डिफाइनिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो बेसिकली जैसे ले लो कि आपने पढ़ा होगा कि लेंचो के बारे में लिखा हुआ है आपके चैप्टर्स में, मटिल्डा, भोली, ये सब आप ही के बुक्स के कैरेक्टर्स है। सो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट जो होते हैं, उनका कैरेक्टर स्केच जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर ले लो कि कोई पोएम है, ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका हम लोग देखते हैं कि वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, वो कभी किसी का बात नहीं सुनता है, लेकिन उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है और वो आइसक्रीम के लिए कोई भी किसी का बात सुन सकता है। फॉर इंस्टेंस ले लो एज एन एग्जाम्पल। सो इससे हमें उनका कैरेक्टर पता चल रहा है कि वो, उसको इमोशंस कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसको, मतलब रिवॉर्ड अगर आप दो, अगर आइसक्रीम दो, वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार है, मतलब उसको लालच देके आप करवा सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर और पर्सनैलिटी ट्रेट, है ना। सो कैरेक्टर स्केच, चाहे वो पोएम हो चाहे वो स्टोरी हो, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट है पोएट्री थीम्स। कोई भी पोएम का दोस्तों, हर एक पोएम का एक थीम होता है ना, बिना थीम का कोई पोएम बनता नहीं है। मेजॉरिटी पोएट्स लोग नेचर के बारे में लिखते हैं, कुछ कुछ बहुत डीप लाइफ कोट्स के बारे में लिखते हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में लिखते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो पोएट लिख रहा है वो किस चीज़ के ऊपर है, उसका राइमिंग स्कीम्स क्या है, ठीक है, और वो सेंट्रल मैसेज क्या है, मतलब उस पोएम के थ्रू, अगर उस पोएम को अगर आप रियल लाइफ में एप्लीकेबल करते हो, तो वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है या फिर आप समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, ओके, मास्टर एक्सट्रैक्ट बेस्ड आरटीसी क्वेश्चंस। इसमें क्या है, क्रैकिंग 5 मार्क्स एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस विच इज आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड चैप्टर। तो इसमें आपको आरटीसी मींस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको कहा ना पिछले वाले स्लाइड में कि आपको लाइन टू लाइन रीडिंग करना इज़ वेरी नेसेसरी। यहाँ पे आपको स्पीकर, मतलब एक कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो स्टोरी हो या फिर वो पोएम हो या कुछ भी हो, प्रोज हो, उसमें आपको कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। ठीक है, एंड उस पूरे जो स्टोरी या फिर पोएम का जो सेंट्रल थीम है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जाके, अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो होता है अगर दिया जाए, हु सेड टू हुम, व्हेन डिड ही सेड दिस, ठीक है, दिस इज सेड बाय हुम, ऐसे करके अगर घुमा के भी क्वेश्चन देते हैं आप समझ सकते हो। लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइसेस, ऑलवेज बी रेडी टू स्पॉट मेटाफर्स, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड आयरनीज। दीज आर द पार्ट्स, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर होता है, एलिटरेशंस होता है, पर्सोनिफिकेशंस होता है, आयरनीज होता है, ये आपको समझना पड़ेगा पढ़ के कि कहाँ पे पोएट जो है वो या फिर जो ऑथर है वो मेटाफर यूज कर रहा है ना।
प्रिसाइज वन लाइन आंसर्स, कीप ऑब्जेक्टिव आंसर्स क्रिप्स, अवॉइड अननेसेसरी फ्लफ टू सेव प्रेशियस एग्जाम टाइम। अगर कोई आंसर आपको दोस्तों 3 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स का आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है एंड उसका वर्ड लिमिट्स है 50, तब उसको 50 तक ही रखा, आप उसको स्टोरी मत लिख दो, बिकॉज दिस इज नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्रीज में क्या होता है, आंसर को एलाबोरेट करने से, लिखने से आपको वो मार्क्स मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन लिटरेचर में वैसा नहीं होता। लिटरेचर में टू द पॉइंट आपको आंसर देना पड़ता है। तो योर आंसर शुड हैव टू बी वेरी क्रिस्प, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी स्टफ। अगर एग्जामिनर देखेगा ना कि आप मतलब 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन में आप पूरा 1.5 पेज लिख दिए हो, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो समझेगा कि बस कहानी बनाया है, और वो सीधा आपको 0 बैठा देगा। ओके ओके। नेक्स्ट इज हाई स्कोरिंग आंसर स्ट्रक्चर। शॉर्ट आंसर्स 40 to 50 वर्ड, जो मैंने आपको कहा वैसे आपको लिखना है, ठीक है। 2 लाइन के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है आंसर का पूरा खत्म करो। लॉन्ग आंसर आपको 100 से टू 120 वर्ड्स में लिखना है। आप मैक्स टू मैक्स 150 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें 3 पार्ट करना लॉन्ग आंसर्स में। एक है आपका ओपनिंग, जो आपको चैप्टर बताया जाएगा, सपोज this line has been taken from, or this line is being speaking about the chapter this written by this person, okay। उसके बाद बॉडी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो वहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे। फिर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको देना है, एक मॉरल देना है कि फ्रॉम दिस इट हैज़ बीन अंडरस्टूड that the poet is trying to explain about the deep meaning of life, and he is also trying to portray that life is beautiful, humans are the one who makes it complex. This is the basic moral or concluding of a particular chapter। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। बहुत ज़्यादा ईजी है। पोएटिक डिवाइसेस एंड थीम हैक्स, यहाँ पे कुछ हैक्स है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि मेटाफर जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन यूज हो रहा है, ठीक है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। सपोज पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे डायरेक्ट मेटाफर यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब द फॉक्स कम ऑन लिटिल कैट फीट, पर्सोनिफाई कर रहा है ना। एलिटरेशन एंड ऑक्सीमोरॉन, रिपीट कॉन्सोनेंट साउंड्स और कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, ठीक है। फिर आंसरिंग द थीम क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर्स पर्पस आप जान सकते हो, कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट समझ सकते हो, कनेक्ट टू रियल लाइफ, रिलेट द स्टोरीज मैसेज टू ह्यूमन नेचर। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी जो इनर पोएम होता है या फिर कोई भी जो स्टोरी होता है ना, वो ह्यूमन लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि जो मेन ऑथर है वो किस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा है, किस चीज़ पर उनका ज़्यादा फोकस है। ओके, दिस इज आंसर शीट प्रेजेंटेशन टिप्स है आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है। ये आप देख सकते हो, पहला वाला जो है नीट स्पेसिंग्स एंड मार्जिन से, आप ऐसे मार्जिन दे के आप बॉक्स बना के कंपैरेटिवली ऐसे लिख के आप बना सकते हो। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये जब आप पढ़ रहे हो कोई बुक से या फिर नोट्स में पढ़ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके आप हाईलाइटर पेन यूज़ कर सकते हो। और एक ये स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एग्जाम में 90 के अबव स्कोर करना है तो दिन में आपको 12 या 13 घंटा या फिर 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आप दिन में 3 से 4 घंटा ही पढ़ो, बट दैट शुड बी क्वालिटी। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जरूरी नहीं कि आप 12 घंटा पढ़ो तो आपका पूरा 100% आएगा। क्या पता आप उस 12 घंटे में वो फोकस ही नहीं दे पा रहे हो जो आपका 1.5 या 2 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे में हो जाएगा, है ना। सो आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते होगे कि मुझे इस समय तक ये चैप्टर मुझे कंप्लीट होने में, समझने में कितना वक्त लग सकता है और मैं कितना जल्दी इस चीज़ को खत्म कर सकता हूँ, रैप कर सकता हूँ। तो आप अपने क्वालिटी पे भरोसा रखो, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। ये एक 30 डे प्रेजेंटेशन रोड मैप है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 4 वीक्स में मैंने डिवाइड किया है कि पहला वीक में आपको सारा एनसीईआरटी चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। पोएम का नेम, पोएम जो है उसमें ऑथर का नेम याद रखना है, स्टोरीज का भी याद रखना होता है। नेक्स्ट है सेकेंड वीक में आप लोग कैरेक्टर स्केचेस एंड पोइट्री डिवाइस फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। मतलब हर एक पोएम का या फिर स्टोरीज का जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। थर्ड वीक में आप 5 ईयर्स सॉल्व करना, ठीक है। एंड फोर्थ वीक में आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना। ये आपका एक 1 मंथ 30 डेज का रोड मैप है। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड जैसा मैंने आपको कहा कि वीडियो बोरिंग नहीं होने वाला है, मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, एकदम लाइन टू लाइन मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बात किया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आप एकेडमिक्स में एक्सेल कर सकते हो, है ना। बट ये कॉन्सेप्ट भी मत समझना कि अगर आप 90% या फिर 95% के अबव ला रहे हो तब इंग्लिश में बहुत अच्छे हो। दिस वीडियो हैज़ ओनली मेड फॉर एनहांसिंग योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक
कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।